After retirement, every 6th to 7th year, your monthly expenditure is going to double. लोगों को प्री रिटायरमेंट के लिए करना क्या चाहिए? The first step is to identify your actual expenditure. This is the distress time today. भारत सरकार ने अनाउंस किया है आप अपने इंपोर्ट बिल्स कम करें, सोना इंपोर्ट ना करें, विदेश यात्रा ना करें। ऐसा क्यों कर रही है कोई सरकार? एक इंडियन फैमिली के पास कितनी अपनी घर होनी चाहिए? घर हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आपको पता है आज भारत की इक्विटी रेशियो क्या है? नो। लेस देन 5%। अगर कोई 40 का है अभी और वो अपना एक रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट करना चाहता है, तो 40 के हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया, बट दोज हु आर इन 50 दे वुड हैव अ लोअर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। 95% ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड्स एसेट्स आर इन फिजिकल एसेट्स। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्री रिटायरमेंट प्लानिंग, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपकी एज 45 से 55 तक की है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बन रहा है। और आप ये सोच रहे हो कि आपके पास पीएफ है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, और इसके बाद भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत नहीं है, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए है। और आज हमारे साथ है राहुल जी। तो आज हम बात करेंगे, राहुल जी, अगर कोई 50 साल के प्रोफेशनल जो सर्विस में है, उनकी अच्छी सैलरी है, उनके पास पीएफ है, उनके पास गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी भी है, म्यूचुअल फंड भी थोड़ा बहुत है, बट क्या वो अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ मिस कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत ही रहता है जनरली, राइट। एवरेज इंडियन के पास म्यूचुअल फंड इज लेस देन 5% ऑफ द बैलेंस शीट। बट यस, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आज जो 55 के हैं, दे वर बॉर्न इन द 70s, 1970s। राइट। 1970 के दशक में एक इंडियन हाउस होल्ड कैसा था? एक व्यक्ति कमाने वाला, 7 या 8 या 10 लोग खाने वाले। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बिल्कुल बेसिक थी। तब घर पे बिस्लरी का पानी, रेफ्रिजरेटर, ये सब हुए नहीं थे, फॉरगेट टोस्टर वगैरह। यस। तो और घर में मिठाई शायद महीने में एक बार आ गई तो बहुत बड़ी बात, बाहर खाना खाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये वो व्यक्ति है जो उस समय पैदा हुए थे। तो इन्होंने अभाव देखा है, इन्होंने मिठाई का अभाव देखा है, इनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी मतलब कि नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बट इन टर्म्स ऑफ द पैम्पराइजेशन ऑफ द एजुकेशन नहीं मिली। उन्हें अच्छे एयर कंडीशन स्कूल या विदेश जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जो हमें नहीं मिलता, हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को वो मिले। इफ यू लुक एट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वी सी अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्किलिंग द चिल्ड्रन इनटू अ स्पेसिफिक डोमेन। तो वेस्टर्न देशों में ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि है उसको उसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, उसके बारे में, या उसको उसी सब्जेक्ट के प्रशिक्षण दिया जाए। कोई टेनिस में अच्छा तो टेनिस खिलाओ, कोई केमिस्ट्री में अच्छा तो उसे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाओ, कोई फिल्म मेकिंग अच्छा तो उसे वो कराओ। सो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमने ये अडॉप्ट किया जहाँ पे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्टडी इन्वायरमेंट, विदेशी टूर्स एंड ट्रैवल्स, अच्छी गाड़ी, उनके कमरे में एसी, एक स्टडी टेबल, ये सारी फैसिलिटीज़ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। पर विदेशी सिविलाइजेशन में एक और कॉन्सेप्ट है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उन्हें माँ बाप अपने से अलग कर देते हैं। जब वो बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, तो माँ बाप भी अपने रिटायरमेंट में उन बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने पहले का जो हिस्सा है बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का, वो तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, वो अडॉप्ट नहीं किया। हम उनकी बात कर रहे हैं जो आज 55 के हैं, जो 1970 में पैदा हुए थे। तो उन्होंने अभाव देखा है। ये वो पॉपुलेशन है जो 5th 6th पे कमीशन के बाद अच्छी 3-4 लाख रुपए की तनख्वाह उठाने के बाद भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। इनका खुद का खर्च आज भी महीने का 40, 50, 60 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ये आज भी गुची, प्राडा के जूते या लुई विटॉन के बैग्स यूज़ नहीं करते हैं। तो ये उस परिवेश में पले बड़े, तो ये खुद पर तो पैसा खर्च कर ही नहीं सकते, लेकिन तनख्वाह आ रही है मोटी, और रिटायरमेंट के नज़दीक, रिटायरमेंट के 5 साल पहले तनख्वाह और मोटी हो जाती है, खर्चे और कम हो जाते हैं। तो इस पैसे का क्या करें? ये इस पैसे को जोड़ के एकदम पूरी गति से अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। बच्चे की सैलरी लगी है, पहली जॉब लगी है 25,000 की, लेकिन उसे 25 लाख की गाड़ी गिफ्ट की है। तो अब उस बच्चे को आपने डोपामाइन दे दिया है और वो डोपामाइन का डोज हर रोज़ मिल रहा है। वो 25 लाख की गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है 25,000 रुपये का, वो अपनी तनख्वाह से कैसे देगा? तो पहले आपने उसे गाड़ी दी, फिर उस गाड़ी को सर्विस करने के पैसे दे रहे हो, उसमें पेट्रोल डालने के पैसे दे रहे हो, उसके टायर बदलने के भी पैसे दे रहे हो। उसी बच्चे के लिए आप नोएडा में मकान बना रहे हो, आपने अपना मकान आलीशान बनाया है, आपका बच्चा उसी परिवेश में पला बड़ा है, और वो छोटे मकान में नहीं रह सकता अपनी पहली नौकरी के बाद। और पहली नौकरी के बाद उसके अपने खर्चे हैं,
आपने उसे ग्लोबलाइजेशन दिखाई है, तो वो हर साल एक फॉरेन टूर करना चाहता है, वो कॉन्सर्ट्स में जाना चाहता है, ही वांट्स टू वियर गुड क्लोथ्स। तनख्वाह कितनी है? 25,000। हमारा देश ऑलरेडी एक स्किल गैप से जूझ रहा है, जिसकी वजह से बेसिक स्किलिंग वाले लोगों की नौकरियां जा रही है या उनकी कैपेसिटी डाउनग्रेड हो रही है। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, हमारे देश में एक इनबिल्ट एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी है, इनबॉर्न कैपेसिटी जो है, जो 1970 के दशक में पैदा हुए लोगों ने अभाव की वजह से और निखारा, पर आज प्रभाव की वजह से, अ जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से हम अपने आने वाली जनरेशन को ये जो इंडिपेंडेंस है उससे दूर कर रहे हैं। सो दिस इज वन बिग प्रॉब्लम विच इज हैविंग अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑन द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंटली। तो पहले लोग की रिटायरमेंट जो थी वो 10-12 साल हमारी पहले डिस्कशन हुई थी, अभी बस जस्ट थोड़े पहले 5 से 10 साल, 10 से 12। अभी आइडियल रिटायरमेंट का क्या होता है और ये रिटायरमेंट में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें ये प्लानिंग करनी चाहिए? माई ग्रैंडफादर वॉज वर्किंग टिल ही वॉज बेड रिडन, सो उनकी रिटायरमेंट हार्डली 3 साल चली। एंड ग्रेजुअली हमने देखा है हमारे पेरेंट्स वुड हैव my dad is like say 68 or something and he's still working and he's planning to work until he is bedridden. So gradually क्या हम देख रहे हैं, जो रिटायरमेंट का एज स्पैन है वो बढ़ते जा रहा है। पहले लोग 60 तक 70 तक काम करते थे, फिर 60, आज हम बात कर रहे हैं 58-55 पे रिटायर होने की। अच्छी बात है कि हम आज के समय में शूट कर रहे हैं 28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से यकायक रातों रात हमने देखा एक महीने में जो महंगाई 2% हुआ करती थी, आज वो 10% से ऊपर जा रही है। आपके घर पे आने वाले आटे से लेकर के आपके OTT के सब्सक्रिप्शन तक सब कुछ महंगा हो गया। मतलब दिस इज एन वाइड स्प्रेड इन्फ्लेशन विच प्रोबेबली दिस कैटेगरी इज फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स लाइफ, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, दिस कैन हैपन सब्सिक्वेंटली फर्दर। पहले हिस्टोरिकल टाइम पे तेल के दाम $300 तक पहुंचे हैं, अभी हम $120 पे ही हैं। So with this kind of inflation and with this kind of increased retirement lifespan, you need to focus more on your own retirement, because if you're not planning adequately, you need to ask your children for support. क्योंकि आपके पिताजी के लिए ये हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, they were the retirement plan for their parents. Right. आज एक 55 साल का जो व्यक्ति है वो अपने पिताजी का रिटायरमेंट प्लान था, लेकिन उसके बच्चे उसका रिटायरमेंट प्लान नहीं है। बट एक ऐसा कह सकते हैं कि जो रिटायरमेंट की एज है, अगर अभी लोग 60 पे रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके बाद भी मैंने ऐसा देखा है कि वो सर्विस में रहते हैं। हाँ, तो क्यों ये ऐसा क्यों होता है? इनके पास इतनी ज़्यादा एसेट्स हैं, हमने उनकी बैलेंस शीट देख के खुशी होती है, बट फिर भी वो सर्विस में रहते हैं। ये 2 प्राइमरी रीजंस हैं। तो पुराने समय में जो लोग रिटायर होते थे, जनरली आपने देखा होगा वो अपने घर के आसपास काम करते थे, तो दे हैव अ बिग कम्युनिटी एंड दे हैव लॉट टू डू आफ्टर रिटायरमेंट। यस, उनके पास रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ करने के लिए था, अपने लिए, अपने समाज के लिए। आज जो रिटायर हो रहे हैं शहरों में छोटे छोटे मकानों में, 30 तारीख को अगर रिटायर हुए, 1 तारीख को उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दैट वैक्यूम किल्स। आप जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर की पोजीशन से रिटायर हो रहे हो, जब तक आप रिटायर नहीं हो तब तक आपके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। yes. जिस दिन रिटायर हुए उसके अगले दिन आप एकांत में हो। आज इस मोबाइल फ़ोन की दुनिया में आप हार्डली किसी को देखोगे पार्क में शांति से अकेले ऐसे बैठा हुआ है। वी कैनॉट सिट आइडल फॉर 30 सेकेंड्स। अभी हम इस चर्चा को रोक दें, विद इन 10 सेकेंड्स यू विल स्टार्ट स्क्रॉलिंग योर मोबाइल फोन। राइट। हम अकेले खुद के साथ 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। दैट्स द वन बिग प्रॉब्लम विच हिट्स यू इन टू रिटायरमेंट। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द वेल्थ। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग आज हमारे देश में फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। दे लूज वेल्थ एंड इट इज़ फोर्सिंग देम टू रिटर्न टू जॉब। रिटायर होने के बाद चुपचाप से कहीं दूसरी जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उन्हें ज्वाइन करना होता है। या तो वो अपने अकेलेपन से परेशान होकर के ज्वाइन कर रहे हैं, या अपने आप को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली वो कर रहे हैं। बट अगर आपके पास एक हॉबी है, यू आर अ माउंटेनियर, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, यू डोंट नीड टू ज्वाइन। आपके पास समय ही नहीं होगा। अल्टीमेटली रिटायरमेंट क्या है? वनप्रस्थ।
Yes. वनप्रस्थ का एक पर्पस है। Hmm. वनप्रस्थ का, गृहस्थ आश्रम से वनप्रस्थ में जाने का एक पर्पस है, सो दैट यू गिव बैक टू द सोसाइटी, बट यू रिटर्निंग बैक टू गृहस्थ आश्रम आफ्टर रिटायरमेंट। यस, हमने एक कॉन्सेप्ट सुना है, रिच एसेट्स एंड कैश पुअर, बहुत ही, ये फ्रेज बहुत ही फेमस है। बहुत फेमस है। तो आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट के समय में क्या कॉर्पस होना चाहिए, क्या लिक्विडिटी होनी चाहिए रिटायरमेंट के टाइम में, जिससे वो अपनी रिटायरमेंट को सर्वाइव कर पाए? कॉर्पस के ऊपर विल कम लेटर, बट लिक्विडिटी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पेनफुल पॉइंट टुडे. So if you talk of particularly people who are 55 today, you would have seen because we manage a lot of portfolios and many of them are in the 55 to 60 category. Some are going to retire in 1 year, some are going to retire in 2 years and all. इनके केसेस में हमने जनरली देखा है, most of them have net worth of more than 5, 6, 7 crores. Yes. मिनिमम बता रहा हूँ, ऊपर 50 करोड़ के नेटवर्थ वाले भी हैं. प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्थ बहुत है. नेटवर्थ कैसे बनी? एक मकान खुद का बनाया, एक अपना एक्स्ट्रा मकान बनाया बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, एक एंसेस्ट्रल मकान पिताजी से माताजी से मिला, एक पुरानी जमीन पड़ी है गांव में, प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वैल्यू ना चाहते हुए भी आज 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो गई है. एसेट रिच हैं, बट हम क्या करते हैं, कभी प्रॉपर्टी और जेवरात और सोना हम कभी बेचते नहीं. सो वी आर एसेट रिच. बट दूसरा, ये वो जनरेशन है जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में शेयर बाजार देखा नहीं, तो इक्विटी में इन्हें कंफर्ट नहीं आता. Yes. और एफडी में रखा हुआ इनका जो पैसा है वो ग्रो नहीं हो रहा. राइट. इन्होंने एफडी में 10 लाख रुपए रखे 5 साल पहले, आज वो 10 लाख का शायद 15 लाख हो गया है, लेकिन पैसे की वैल्यू और कम हो गई. तो एफडी में रखा हुआ पैसे पे टैक्स भी लग रहा है, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है. सो दे आर कीपिंग सम मनी इन एफडी, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट in terms of the inflation which they are facing. So they are asset rich but cash poor. एक और बड़ी बात, मैंने अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले किसी से मिला था, लगभग 59 के हैं, इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं. तो हमने उनसे पूछा कि सर आपके बच्चों की शादी होने वाली है, क्या प्लान है? बोला प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के शादी करूंगा. अच्छा, इनके बच्चे अभी दोनों विदेश में हैं. So I'm not expecting his kids to support him in his retirement. That's not going to happen. और ये अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा, अभी ही इज 59, ही इज गोइंग टू रिटायर एंड ही विल हैव टू स्पेंड हिज नेक्स्ट 20 और 15 इयर्स ऑन हिज रिटायरमेंट कॉर्पस, थ्रू हिज रिटायरमेंट कॉर्पस, एंड हिज किड्स आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिज. और ये पीएफ के पैसे से बच्चों की शादी करवाने पे लगे हुए हैं. अब मैं इनको क्या कहूँ? यस. क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल बैरियर है और आप उसको हिट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी खुद की शादी में तब बड़ा परिवार था, इनके पिताजी के 5-6 बच्चे थे, तो इनकी शादी में वो धूमधाम नहीं मची. तो ये इनकी पर्सनल एस्पिरेशंस हैं कि मेरी शादी में जो ढोल नगाड़े, जो लोगों को बारात में नचाना था वो मैं नहीं कर पाया, वो मैं अपने बच्चे की शादी में करूंगा. मैं इस इमोशनल एस्पेक्ट्स को किल नहीं कर सकता हूँ. मैंने कोट सुना है कि लिक्विडिटी इज द कुछ समथिंग ऐसा. लिक्विडिटी इज द डिग्निटी इन डिस्ट्रेस. ओके. यस. एंड दिस इज द डिस्ट्रेस टाइम टुडे. भारत सरकार ने अनाउंस किया है अब अपने इंपोर्ट बिल्स कम करें, सोना इंपोर्ट ना करें, विदेश यात्रा ना करें. ऐसा क्यों कर रही है कोई सरकार? हमें समझने की आवश्यकता है. यस. थोड़ा सा जब आपने बोला, वी आर इन अ प्रॉब्लम. हम अपने आसपास का सिनेरियो देखिए, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या हो रहा है? यस. राइट. और हमें लग रहा है कि अगर पेट्रोल पंप पर हमारे यहाँ पे तेल उपलब्ध है और घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो सब कुछ ठीक है. नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है. और ये जितने दिन चलेगा उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट हमारे पर्सनल बैलेंस शीट पे पड़ेगा. ओके. एंड इफ यू डू नॉट प्लान वेल, इफ यू डू नॉट हैव दैट एडिक्वेट लिक्विडिटी, रिटायरमेंट का मतलब है, रिटायरमेंट नहीं, प्री रिटायरमेंट का मतलब है अगर आप 50-55 के हो गए हो तो कम से कम आपका 2 साल का खर्चा आपके बैंक के खाते में होना चाहिए. ओके. एक और चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जो 1970 के दशक में पैदा हुए, उनकी एस्पिरेशन थी अच्छी नौकरी लग जाए, वहां काम करे, रिटायर हो जाए. उनकी ये एस्पिरेशन नहीं थी कि हमें फॉरेन ट्रैवल करना, उनकी एस्पिरेशन नहीं थी कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना. आज उनके बच्चे जो सोशल मीडिया पर हैं, जो शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं, उनकी एस्पिरेशन है कि वो अपना बिजनेस शुरू करें. अब ये 55 साल का व्यक्ति, उसे अपने बच्चे की शादी भी करनी है, उसे उसकी पहली तनख्वाह पे अच्छी गाड़ी भी गिफ्ट करनी है, और 5 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा उसे अपने रिटायरमेंट के पैसों से अपने बच्चे का पहला वेंचर भी फंड करना पड़ेगा. Yes, right. क्या आप तैयार हो इसके लिए?
ना चाहते हुए भी, भले ही आपके रिटायरमेंट के पैसे में कमी हो जाए, बट यू वुड वांट योर चाइल्ड, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इमोशनल फैक्टर एंड अ फाइनेंशियल फैक्टर, एंड इमोशन ऑलवेज becomes heavy on techniques, Right. on data, because you have not seen that, so you would want your children to have. Right. You cannot do that. अगर आपको रोटी ना मिले चलेगी, बट आपके बच्चों के पाँव में गुची प्राडा के जूते होने चाहिए। और मैं इसके विपरीत या इसके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसे प्लान करें, एटलीस्ट अपनी बैलेंस शीट बनाएं, देखें कि अगर आपका खर्चा 1.5 लाख रुपया है और अगर आप 20 साल रिटायरमेंट में बिताते हो, क्या आपके पास इतना कॉर्पस है कि आप वो बिता सकते हो? और आज के दिन विथ डेटा, विथ नंबर्स, विथ कैलकुलेटर्स, यू कैन डू दैट। वंस यू डू दिस प्लानिंग, यू हैव अ कॉन्शियस कॉल कि आपकी नेटवर्थ का कितना % पोर्शन आपके रिटायरमेंट में खर्च होने वाला है और कितना एक्स्ट्रा है या कितना डेफिसिट है, और इस नेटवर्थ में कितना फिजिकल एसेट्स है, कितना लिक्विड एसेट्स है। रिटायर होने के बाद मकान की एक ईंट बेच करके घर का 1 महीने का खर्चा नहीं चलने वाला। राइट। और मकान बेचना उतना ही मुश्किल है जितना खरीदना। नहीं, बट मैंने ऐसा देखा है कि लोग रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, बट उनकी बैलेंस शीट ऐसी होती है कि उनके पास 2 घर है, 2 से ये रेंट आ रहा है, उनके पास कुछ एफडी है, उससे ब्याज आ रहा है, उन्होंने सीनियर सिटीजन ले लिया, वहां से ब्याज आ रहा है, तो वो उस लिक्विडिटी से खुश हैं। तो क्या ये सही होगा उनके लिए? ये यू आस्क एनी बिग फंड मैनेजर इन बॉम्बे में रहने वाले बड़े बड़े फंड मैनेजर्स से बात करें, ज्यादातर लोग किराए पे रहते हैं। बॉम्बे में मकान खरीदना आसान नहीं है, लेकिन वही 10, 15, 20 करोड़ रुपए का मकान आपको 1% से कम के किराए पे मिल जाएगा। उसी मकान पे वही मकान मालिक 2% से ज्यादा हर साल खर्च कर रहा है। रेंटल यील्ड इज एक्चुअली नेगेटिव। रेंटल यील्ड माइनस मेंटेनेंस माइनस टैक्सेस इज एक्चुअली नेगेटिव। वो समय चला गया जब रेंट के पैसों से, पेंशन से घर चल जाता था। ओके। अगर आप जीपीएफ में नहीं हो, जो लोग जीपीएफ में, वो समझते हैं कि जीपीएफ का मतलब क्या है। अगर आप जीपीएफ में नहीं हो, पेंशनेबल कैटेगरी में नहीं हो, यस, नेशनल पेंशन स्कीम के आने के बाद में ज्यादातर लोग पेंशनेबल कैटेगरी में नहीं है, तो आप समझते हो कि आपने जो एक इंडाउमेंट इंश्योरेंस ली है या जो पेंशन प्लान लिया है, जो आपकी रेंटल इनकम आ रही है या जो एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, इससे आपका घर चल जाएगा? नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट, every 6th to 7th year, your monthly expenditure is going to double. अगर आज आपका खर्चा 1 लाख रुपए है, आप रिटायरमेंट प्लानिंग 1 लाख रुपए से कर रहे हो, that's wrong. That's fathomably wrong. Yes. Your expenditure is going to double up in retirement every 6th or 7th year. Forget capital expenditure, घर का रेनोवेशन, बच्चों के प्राइवेट वेंचर की फंडिंग, नई गाड़ी, रिटायरमेंट के बाद गोल्फ खेलना, फॉरेन टूर करना, डोमेस्टिक टूर करना, बच्चों को गिफ्ट देना, बच्चे विदेश से वापस इंडिया आए हैं उनको एक गिफ्ट देना, बच्चों के साथ हॉलिडे मनाने के लिए विदेश जाना, ये सब कैपिटल एक्सपेंसेस में है। रोजमर्रा के खर्चे डबल होने वाले हैं। यस, राइट, राइट। जिनके बच्चे आज हिंदुस्तान में फंसे हैं, जो यूरोप वापस नहीं जा रहे हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को। जब हम सुबह मिले थे तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया जो बहुत ही मुझे इंस्पिरेशन की तरह लगा। साहू जी भाई ढोलकिया जी, मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को बताओ उनके बारे में। I'll start with the story from the महाभारत। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव 18वें दिन युद्ध जीत गए, उसके बाद रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के खेमे में घुसते हैं कृपाचार्य के साथ में, पांडवों से बदला लेने के लिए। दुर्योधन मारा जा चुका है। अब रात के अंधेरे में जब अश्वत्थामा घुसता है तो वो उस खेमे के, उस कैंप की तलाश करता है जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड दिख रहा है उनको। जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड, उस खेमे में जाकर के 5 पांडव सो रहे थे, उनको उसने मार दिया। उसे लगा उसने अपना बदला ले लिया। पांडवों ने क्या रचा था? पांडवों ने रचा था कि अब युद्ध खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है रात के अंधेरे में कोई हमला करे। तो उन्होंने जो सबसे सुरक्षित कैंप था वो अपने बच्चों के लिए नियुक्त किया। उनकी नियुक्त की गई सुरक्षा उनके बच्चों की मृत्यु का कारण बनी। ओके। हम आज वही कर रहे हैं। 55-60 साल के जो लोग हो रहे हैं, पहली तो यह है कि 5th 6th पे कमीशन के बाद में 55 वर्ष के उम्र पे काम करने वाले लोगों को तनख्वाह इतनी मोटी आ रही है। और ये वो लोग हैं जो 1970 के दशक में पैदा हुए, अभाव में। उन्होंने गुलाब जामुन महीने में या साल में एक बार खाया, तो ये ना चाहते हुए भी 2.5, 3, 4 लाख रुपए की तनख्वाह खर्च नहीं कर पाते। राइट। तो अब क्या करें उस पैसों का? एक मकान में रह रहे हैं,
एक मकान और बच्चे के नाम पे, एक मकान और बिटिया के नाम पे ले लिया। गेटिंग अ प्रॉपर्टी फॉर अ गर्ल चाइल्ड इज अनदर एस्पिरेशन, कि मेरी बेटी के पास शादी के बाद भी अपना मकान होना चाहिए। तो दैट इज अनदर एस्पिरेशन। अब आपके पास पंख है तो उड़ने की कोई सीमा नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छी मोटी तनख्वाह आ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इस एस्पिरेशन के दबाव में आप क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो दे रहे हो, लेकिन अच्छी एजुकेशन के बाद भी भारत में अच्छी नौकरियां नहीं हैं। अगर आपके बच्चे की पहली तनख्वाह ₹1,00,000 लगी है और आप उसे अगर 25 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो, क्या वो उसको अफोर्ड कर सकता है? उस गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा है 25,000 रुपये। अब उस गाड़ी के टायर भी आपको बदलाने पड़ेंगे, ड्राई क्लीन भी आपको करानी पड़ेगी। राइट। और गाड़ी है रास्ते पे चलेगी तो पहली गाड़ी तो ठुकेगी, तो उसकी मेंटेनेंस भी आपको करानी पड़ेगी। सो जो पांडवों ने गलती की अपने बेटों को, अपने बच्चों को सुरक्षा कवच में रखने की, वो उनकी मृत्यु का कारण बने। हम यही कर रहे हैं। हम अपने उन बच्चों को जो आज इंडिपेंडेंट नहीं है, उन्हें एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। अच्छा घर, अच्छा मकान, एयर कंडीशन हाउस, अच्छी गाड़ी, अच्छी खाना पीना, अच्छे कपड़े, कॉन्सर्ट्स में जाओ, विदेश घूमो। ये जो चीज़ें हमने डोपामाइन के तौर पे, उन्हें दवाई के तौर पे हर रोज़ दे रहे हैं, ये उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। जो लाख रुपए की वो तनख्वाह कमा रहे हैं, वो कम पड़ रही हैं, वो एडवांस सैलरी उठा रहे हैं। राइट। एंड एडवांस सैलरी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये ऋण पे काम चलाना, कर्जे पे चलना भारत की संस्कृति का पार्ट नहीं है। कर्जा इज नॉट आवर सोसाइटी, इज नॉट आवर कल्चर, बिकॉज वी आर अ कैपिटल स्टार्व्ड नेशन। तो हम उतना ही खर्च करते थे जितनी अपने जेब में होता था। क्रेडिट इज अ कॉन्सेप्ट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, राइट। एंड नाउ दैट क्रेडिट is widespread across Hyderabad, Bangalore, all the high-tech cities of India, इंदौर या ग्रेटर पुणे, ग्रेटर हैदराबाद, यहाँ पे गुड़गांव, यू विल गो देयर। रात को क्लबों में बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। उनसे पूछो बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं। जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, 6, 7, 8 बच्चे गए हैं मूवी थिएटर देखने के लिए, जब पेमेंट करने की बारी आती है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। उनके पिताजी को देखो, उनके पिताजी 5 लोग अगर पार्टी करने जाएंगे, 55 साल की उम्र वाले अगर 5 लोग पार्टी करने जाएंगे ना, तो खाने में सब पीछे रहेंगे। राइट। जब प्लेट में खाना आएगा ना, तो सब कम कम खाएंगे। जब बिल देने की बारी आएगी तो सब अपना कार्ड पहले डालेंगे। और ये वो जनरेशन है जो आज भी कार्ड से नहीं, यूपीआई से या अपने बैंक से या कैश में पेमेंट कर रही है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। आपने सावजी भाई ढोलकिया का नाम सुना होगा, इंडियाज डायमंड किंग, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। उनके फैमिली में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, विदेश में पढ़ के और फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ नेटवर्थ वाले आदमी के घर में क्या सुविधाएं नहीं होगी, तो उनके बच्चों को सारी सुविधाएं होती है। जिस दिन बच्चे पढ़ाई खत्म करके लौटे, जिस दिन लौटे, उसके अगले दिन से उनका 1 महीने का वनवास शुरू हो जाता है। 1 महीने का वनवास शुरू हो जाता है। 1 महीने के वनवास में वो अपने घर से जो कपड़े पहन के जाएंगे, दैट्स इट। घर से उनको पहले दिन की रोटी का 100 रुपया मिलता है। घर से पहले दिन की रोटी खाने का 100 रुपये मिलता है। कोई मोबाइल फोन नहीं, कुछ नहीं। उनके लिए ये नियुक्त है कि अगला 1 महीना उन्हें चाहे चाय वाले की नौकरी करनी पड़े, चाहे बर्तन धोने पड़े, चाहे रेलवे स्टेशन पे कूली का काम करना पड़े, अपनी रोटी खुद कमानी है, अपने सोने का इंतजाम खुद करना है। ये 1-1.25 महीने का वनवास उन्हें स्वयं बिताना है। वो बच्चे जो विदेश में एजुकेशन लेकर के आए हैं, जिनके घर में एयर कंडीशन 24 घंटे चलता है, डायमंड किंग ऑफ इंडिया के बच्चे 1.25 महीने के लिए वनवास। कंडीशन क्या है? वो 1.25 महीने के वनवास में आप किसी से लोन नहीं ले सकते, आप घर वालों से सहायता नहीं ले सकते। अगर किसी कानूनी पचड़े में फंस गए तो घर का नाम नहीं बता सकते कि आप ढोलकिया परिवार के बच्चे हो, बता नहीं सकते। वो 1.25 महीने जब वो बच्चे तपते हैं, तब वो हीरा बन के निकलते हैं। एक इंडियन फैमिली के पास कितनी अपनी घर होनी चाहिए, या वो अगर अभी 40 से लेके 55 के एज में है, तो क्या उसके पास अपनी घर होनी चाहिए? अगर उनके पास उतना बड़ा कॉर्पस, अगर वो दिल्ली में रहते हैं, तो मिनिमम एक घर खरीदने जाओगे तो 2-2.5 करोड़। घर हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे हिंदुस्तान की जो एरिया पर स्क्वायर फीट है ना, वो उतनी है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई मिडिल क्लास कैटेगरी, बढ़ती हुई व्हाट यू से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से हर कोई, जिसके पास गांव में मकान है वो शहर मिलना चाहता है, जिसके पास शहर में वो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी मिलना चाहता है, जिसके पास छोटा है वो बड़ा मकान लेना चाहता है, जिसके पास मकान है वो उसका इंटीरियर हर 3 महीने में रिपेयर करना चाहता है। सो दैट एस्पिरेशन, इकोनॉमिक्स का पहला नियम है, योर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। सो इट कैन नेवर एंड।
अब इसमें विडंबना क्या होती है कि 55 से 60 वाले व्यक्ति के पास में एटलीस्ट एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्लॉट या मकान होता ही होता है। एक मकान उसने अपने खुद के रहने के लिए बनाया ही होता है, एक या दो मकान वो अपने बच्चों के लिए बना के छोड़ता है। नाउ ही इज एसेट रिच बट कैश पुअर। ओके। 55 की उम्र में 3, 4 या 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह आ रही है, उस तनख्वाह में से 50% अभी भी उसका EMI में जा रहा है। अब दिस अ बिग ट्रैप। This is the time when you're going to retire. After 50, you should not have an EMI. Problem 55 के बाद तनख्वाह इतनी आ रही है, खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास सबसे सही उपाय क्या लगता है? प्रॉपर्टी ले लो, EMI चालू कर दो। Yes. So हमें लगता है EMI इज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन EMI को हम हिंदी में कर्जा कहते हैं। राइट। लोगों को EMI साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, अगर EMI को आप हटा के कर्जा कर दो तो लोग कुछ परसेंटेज कम हो जाएंगे EMI लेने की। तो लोगों को प्री रिटायरमेंट के लिए करना क्या चाहिए एक्चुअल में? हमने अभी बात कर ली उनकी, क्या वो गलती कर रहे हैं, बट अब करना क्या चाहिए उन्हें? लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन प्री रिटायरमेंट में। सो दैट्स समथिंग वेरी फैंटास्टिक। अगर आप 50 के हो या 55 के हो या 60 के हो, आपको आज के दिन का अपना घर का खर्चा पता है। राइट। अच्छा, इसमें भी बड़ी विडंबना है। अगर आप घर के मेल मेंबर से पूछोगे घर का खर्चा क्या है, ही विल ऑलवेज एस्टिमेट द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एटलीस्ट 50% less than the actual. This is fact. If you ask me what is my household expenditure, I will give you a figure of 80,000. My wife will give you a figure of 1,60,000. This is actually true. And जो मेरी wife बता रही है वो actual खर्चा है। कैसे? We miss out on many things. मैं जब ऑफिस में बैठा हूँ तब मेरी वाइफ AC की सर्विसिंग करा रही है, प्लम्बर से काम करा रही है, मेड को पैसे दे रही है, मेड को बोनस दे रही है, गार्डनर आया उसको पैसे दे रही है। ये खर्चे तो मेरे दिमाग के बाहर है। राइट। राइट। सो मैं कभी एस्टिमेट ही नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअल खर्चा क्या है। घर में जब कोई फंक्शन हुआ, किसी प्रोग्राम में गए तो उसके लिफाफे वाइफ बना रही है। ये सारे खर्चे जो कबीलदारी के खर्चे हैं, जो सोसाइटी में रहने के खर्चे, ये वो निभा रही है। मुझे पता ही नहीं है। मुझे इसलिए पता नहीं क्योंकि मेरे खाते में महीने की 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है। मैं उस तनख्वाह में से खुद जो लिमिटेड अपने गोल्फ क्लब का या टेनिस क्लब का या अपने जूतों का या गाड़ी का जो खर्चा करता हूँ वो मुझे पता है अच्छी तरीके से। मुझे OTT का सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसका 199 रुपये लगेगा, वो मुझे पता है। लेकिन मेरी वाइफ नायका पे शॉपिंग कर रही है, उसकी एक लिपस्टिक 4,000 रुपये की आती है, वो मुझे नहीं पता। एंड दैट्स वेयर वी अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल एक्सपेंस। सी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ रही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जूते महंगे हो रहे हैं, आपके पूरे परिवार के जूते महंगे हो रहे हैं। और अगर आप जो 1970 के दशक में पैदा हुए, अगर आप 4,000 के जूते पहन रहे हो तो आपके बच्चे तो 40,000 वाले जूते पहन रहे हैं। राइट। करेक्ट। क्रेडिट कार्ड की वजह से पता नहीं चल पाता। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, उस एक्सपेंडिचर को जो अगर आप आज 55 के हो तो 5 साल के बाद अगर आपका आज का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, दिल्ली में बैठे हो तो आप 1.5 लाख रुपए को बेंचमार्क मान के चलो। Tier 1, Tier 2 सिटीज में हो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, आप इन जगहों पर हो। छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर है, कलकत्ता में जैसे दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, बिहार में पटना है, बिलासपुर है, आप इन जगहों पर हो तो आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा। इस खर्चे में आपका रोजमर्रा का खाना, आपकी साल भर की शॉपिंग, आपके 2 डोमेस्टिक टूर, 1 फॉरेन टूर, आपकी कबीलदारी, शादियों में जाना, लिफाफे देना, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। खर्चा मतलब सिर्फ राशन, क्योंकि हम सिर्फ आटा दाल चावल तो नहीं खाते, सो दैट एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड। अगर वो 1.5 लाख रुपए है तो 5 साल के बाद वो लगभग डबल हो जाएगा। अगर आप 55 के हो तो आपका खर्चा लगभग 3 लाख रुपया महीना हो गया। 3 लाख रुपया महीना मतलब 36 लाख रुपया साल का खर्चा हो गया। आई एम गिविंग ए ब्रॉड फिगर। अगर आज 1.5 है तो 36 लाख रुपया सालाना आपका खर्चा हो गया। 36 लाख डिवाइड बाई 4% विड्रॉल रूल के हिसाब से 36 लाख डिवाइड बाई 4%, ये आपका कॉर्पस होना चाहिए। बट अभी हमने देखा है कि अगर कोई 2 करोड़ रुपए लेके रिटायर्ड होता है, PF एंड ऑल, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनके बच्चों की शादी या फिर उनके घर की रेनोवेशन एंड ऑल। उसके बाद अभी जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उनके लिए वो कॉर्पस इनफ होगा उनकी रिटायरमेंट को? Once you plan this, so you have to prepare both the asset side and the balance side of the balance sheet. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने पहले ये प्लान किया कि इस खर्चे को निभाने के लिए अगर मैं 20 साल जिंदा रहूंगा तो मेरे लिए क्या कॉर्पस है। एंड वंस यू डिवाइड इट बाय एन्युटी फैक्टर, देन द कॉर्पस बिकम्स इमटेरियल। देन द कॉर्पस बिकम नॉट इमटेरियल, द कॉर्पस बिकम इमॉर्टल, क्योंकि वो 4% पे आप उसको लाइफ टाइम चला सकते हो। तो वो 4% का खर्चा आप हर साल ले सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉर्पस कभी डिप्लीट नहीं होगा। अब आपको देखना है
कि अगर आपका कॉर्पस होना चाहिए 7 करोड़ रुपए का, Yes. और आपकी पीएफ, आपकी ग्रेच्युटी, आपकी लीव इनकैशमेंट, आपका सुपर एनुएशन बेनिफिट, आपका नेशनल पेंशन स्कीम, आपके म्यूचुअल फंड्स, ये सब एसेट्स मिला करके, प्रॉपर्टी मत काउंट कीजिए इसमें। राइट। अगर उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर सकते हो तो काउंट कीजिए, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, आपके पिताजी ने आपको दी, आप अपने बच्चों को दे के जा रहे हो, सो दैट इज नॉट योर नेटवर्थ। उस प्रॉपर्टी की एक ईंट बेच करके आप घर का खर्चा नहीं चला पाओगे, घर की ज्वेलरी आप बेच करके घर का खर्चा नहीं चला पाओगे। सो फिजिकल एसेट्स को मत काउंट कीजिए, राइट। तो ये लिक्विड एसेट्स जो है जिनसे आप घर का खर्च, अगर ये सब मिला करके 7 करोड़ हो गए तो आपका रिटायरमेंट सफिशिएंट है। ये सब मिला के 7 करोड़ से ज्यादा है तो आप वो एक्स्ट्रा पैसा अपने बच्चों पे खर्च कर सकते हो। ये सब मिला के 7 करोड़ से कम है तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट डेफिसिट। अगर कोई 40 का है अभी और वो अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहता है तो वो कैसे करेंगे और उस पैसे को कहाँ निवेश करेंगे? क्योंकि इंडिया में हमने एसेट्स क्लास के नाम सुने हैं कि हर एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सारे एग एक ही बास्केट में नहीं रखना है। 40 के हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आई एम 40 and I still have 20 years to work or 15 years to work, so I will have a relatively higher risk taking capacity. But those who are in 50, they would have a lower risk taking capacity because they were born in an era when risk taking was not there, equity was not the culture at that point of time, so they cannot adopt and jump into equity right away. So 50-55 वाले लोगों के लिए पहले तो ये कैलकुलेशन करना जरूरी है। एक बार आपने कैलकुलेशन करके डेफिसिट आइडेंटिफाई कर लिया कि मान लिया कि आपने 10 साल में 1 या 2 करोड़ रुपए का डेफिसिट है और आपको 45,000 रुपए हर महीने अगर आप निवेश करते हो तो आप इस डेफिसिट को कवर कर सकते हो। तो वो जो 45,000 रुपए आपको निवेश करना है वो आपको बाजार को देख के निवेश नहीं करना है। देखिए, मैं जब निवेश करूंगा तो मेरी रिस्क एपेटाइट अलग है, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग है, और जो 55 साल के हैं उनकी रिस्क एपेटाइट कंप्लीटली डिफरेंट होगी। तो उन्हें अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें दे कुड हैव अ लार्ज कैप इक्विटी, अ मिड कैप इक्विटी, थोड़ा स्मॉल कैप, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड की एलोकेशन और 5 से 15% ग्लोबल इक्विटी की एलोकेशन होना जरूरी है। अब ये मत समझिए कि आप अगर 5 साल बाद रिटायर हो रहे हो तो ये जो कॉर्पस है वो आप रिटायरमेंट के, ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट पे 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए तो जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन वो 7 करोड़ रुपए खा जाओगे। हम सोचते हैं कि मेरे रिटायरमेंट में 5 साल बाकी है तो मेरी इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 साल है। नहीं, रिटायरमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड कीजिए, 60 से 65, 65 से 75, 75 के बियॉन्ड। तो रिटायरमेंट के पोर्टफोलियो को भी 75 के बियॉन्ड वाले पोर्टफोलियो, क्योंकि 75 के बाद आपका खर्चा 5 गुना हो जाएगा, राइट। और अगर आपके पास इक्विटी नहीं है तो आप कैसे सस्टेन करोगे? सो इवन इन द फेज ऑफ रिटायरमेंट यू कैन हैव अ हाई रिस्क पोर्टफोलियो बिकॉज द टाइम इज देयर, द टाइम होराइजन इज देयर। इन्फ्लेशन कितना लेना चाहिए जब वो कम से कम 8% आज के सिनेरियो के हिसाब से, until we migrate to a complete energy security. ओके। Assuming less than 8% inflation would be disastrous. 8% assume करके आप कैलकुलेशन कीजिए, डेफिसिट आइडेंटिफाई कीजिए, फिर प्लानिंग कीजिए, आपको प्रत्यक्ष दिखेगा वो। ओके। 8 की जगह 6 हो गया तो मैनेज करना आसान है, लेकिन आपने 2 का प्लान किया और 6 हो गया तो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। नो, बट अगर कोई 40 में है और वो अपना रिटायरमेंट एक्यूमुलेट कर रहा है कॉर्पस, उस टाइम उनके लिए वो जो हमने कोर पोर्टफोलियो का बात किया था वो होना जरूरी है या सिर्फ 100%? For 40s the core portfolio, see life now is very uncertain. With the kind of pollution, with the kind of stress which is going on in today in cities like Bangalore and Hyderabad where people are not getting increment. हम increment के सीजन में हैं अभी, कोई increment नहीं है, right. Jobs are being gone. Yes. And with the kind of latest development at Claude and OpenAI के जो latest developments हैं, entry level jobs are gone. Agree. ज्यादातर IT कंपनीज मैन पावर बेस्ड प्राइसिंग मॉडल से फिक्स्ड प्राइस मॉडल पे आ गई हैं। फिक्स्ड प्राइस मॉडल मतलब आप विदेशी दवाई की कंपनी के लिए कुछ सर्विसेज डिलीवर करनी है, उन्होंने एक फिक्स्ड फीस बता दी कि हम आपको इतने बिलियन डॉलर्स देंगे, आपको उतने में वो काम करना। अब अगर आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, IT कंपनी के मालिक हो, आपको पता है कि आपकी सेल वैल्यू इज फिक्स्ड, तो आप ज्यादा लोगों में काम करोगे, कम लोगों में? So you're definitely not going to employ more people. You're going to cut down entry level jobs. Right. बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं, कॉग्निजेंट जैसे या परसिस्टेंट सिस्टम जैसे, उन्होंने 1500 AI एम्प्लॉइज बैठा दिए हैं। सो तो 1500 जॉब्स तो गए ना, राइट। सो जॉब्स आर गोइंग, सो यू कैन नॉट प्लान इन दैट फैशन। यू हैव, एंड आज अगर 55 साल की उम्र में इफ यू आर एन एंट्री लेवल ऑपरेटर या इफ यू आर एन HR एग्जीक्यूटिव, आपका जॉब सबसे पहले जाएगा। यस।
अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जर्नल एंट्री मार रहे हो, आप एचआर में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो, आप लीगल जॉब में हो, 55 साल की उम्र में आपकी जॉब गई, क्या करोगे? आपके जो गोल्डन अर्निंग पीरियड था 55 से 60 गॉन, इस समय आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप वो स्किल्ड नहीं हो। So that's where that at least 2 years of liquidity, assessing your retirement corpus, planning it diligently in time is most important, and that's where the risk-taking capacity also, because every person who is into a different industry has a different style of investing. Identify your risk appetite, diversify your portfolio enough into large cap, mid cap, small cap, gold and global, and keep a core portfolio of 12 to 24 months until retirement into liquid funds. After retirement, जितना आपका खर्चा है उसका 10 गुना पैसा आपका कोर पोर्टफोलियो यानी डेट म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, बाकी आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो यानी लार्ज मिड स्मॉल गोल्ड एंड ग्लोबल में बना सकते हैं। हम फिर से थोड़े पहले वाले पॉइंट पे जाते हैं कि आपने जब बोला कि कुछ लोगों ने अपनी नेटवर्थ को 5-7 मिनिमम 5 से 7 करोड़ 50 करोड़ तक भी है, यस, बट लोग इतनी ज़्यादा नेटवर्थ बना लेते हैं एक्यूमुलेट, उसके बाद उसका कोई वो नहीं है, लोग की किसी का डाइवोर्स हो रहा है, उनका वो प्रॉपर्टी किसी की अचानक से अनसर्टेनिटी से डेथ हो रही है, उनका Oh my God, this is something, we have visualized something. One of our client, 42 years old, died 3 days ago. Oh. 42 years पे, and suddenly he's a doctor, surgeon, gone. आज के दिन उनकी फैमिली लड़ रही है, किसी को पता ही नहीं है, and he was a very introvert kind of a person. फैमिली में किसी को पता ही नहीं था कि क्या क्या उनके इन्वेस्टमेंट्स है। इनफैक्ट he had invested into a business. Right. उन्होंने अपना खुद का, he was a doctor, he has started his own hospital and something. अब जिसने 2.5-3 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना लिया, जिसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट, उसके नेटवर्थ 40 साल पे इज ह्यूज। परिवार वालों को अंदाजा ही नहीं है कि ये इतनी नेटवर्थ थी। और जिस दिन, क्योंकि हम फिड्यूशियरी पोजीशन में तो हमें बताना पड़ेगा, जिस दिन हमने बताया उसके बाद से लड़ाई झगड़े चालू हो गए। दैट इज वेयर हमें लगता है कि विल प्लानिंग 60, 65, 70 के बाद का काम है। विल प्लानिंग इज नॉट रिलेटेड टू योर एज, विल प्लानिंग इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ योर नेटवर्थ। जिस दिन आपकी नेटवर्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके फिजिकल, आपके डिजिटल एसेट्स मिला करके 4 करोड़ क्रॉस कर जाए, उस दिन आपको अपनी विल बना लेनी चाहिए। फैंटास्टिक, थैंक्स राहुल। थैंक्स।